हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि सेकेंड प्रश्न पत्र है, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। भाषा फर्स्ट हिंदी। तो इसमें आप लोग अच्छे से जानते हैं कि गद्यांश आते हैं और कविता भी आती है। उससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन होते हैं। हमको क्या करना होता है कि गद्यांश के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, प्लस कविता के अकॉर्डिंग, यानी कविता को पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं और फिर आपके भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स देखिए, ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और अगर आपने मिस किया तो हो सकता है यही पैराग्राफ आपका एग्जाम में आ जाए, तो फिर बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखा करें, वीडियो को लास्ट तक देखा करें, ठीक है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद गद्यांश के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 1 से 7 के सभी सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। इसमें है शिक्षा आज दुविधा के अजब दोराहे पर खड़ी है, एक रास्ता चकाचौंध का है, मृग तृष्णा शिक्षार्थी को लोभ लालच देकर अपनी तरफ दौड़ाते रहने को विवश करने को उतारू खड़ी है, बाजार के इन ललचाने वाले रास्तों पर आकर्षण है, चकाचौंध है और सम्मोहित कर देने वाले सपने हैं। दूसरी तरफ शिक्षा का मार्ग है जो शांति दे सकता है, संतोष दे सकता है और हमारे आत्मत्व को प्रबल करता हुआ विमल विवेक दे सकता है। निश्चित ही वह मार्ग श्रेष्ठकर है, मगर अपनी ओर आकर्षित करने वाले बाजार का मार्ग प्रेषकर है। इस दोराहे पर खड़ा शिक्षार्थी बाजार को चुन लेता है। लाखों करोड़ों लोग आज इसी रास्ते के लालच में आ गए हैं और शिक्षा के भंवर जाल में फंस गए हैं। बाजार की खूबी यही है कि वह फंसने का एहसास किसी को नहीं होने देता है और मनुष्य लगातार फंसता चला जाता है। किसी को यह महसूस नहीं होता है कि वह दलदल में है, बल्कि महसूस वह होता है कि बाजार द्वारा किए गए पैकेज के कारण वह सुखी है। अब यहाँ अलग बात है कि सच्चा सुख क्या है और सुख का भ्रम क्या है, जरूरत विचार करने की है। सवाल यह है कि बाजार विचार करने का भी अवकाश देता है या कि नहीं। तो हम लोगों ने देखिए गद्यांश को कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चंस देखेंगे। लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है? तो इसमें आपका ऑप्शन है साधना को, विवेक को, शिक्षार्थी को या बाजार को। तो हम गद्यांश की तरफ चलते हैं, देखते हैं। शिक्षा आज दुविधा के अजब दोराहे पर खड़ी है, ठीक है ना। और एक रास्ता चकाचौंध का है, मृग तृष्णा शिक्षार्थी को लोभ लालच देकर अपनी तरफ दौड़ाते रहने को विवश करने को उतारू खड़ी है। तो इसमें गद्यांश के अनुसार लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में साधना को महत्व दिया है। लेखक का मानना है कि शिक्षा दोराहे पर खड़ी है, जिससे एक तरफ भ्रमित आकर्षण है तो दूसरी तरफ विमल विवेक है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका साधना हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है, तो पहली तरफ क्या है? अब गद्यांश की तरफ चलते हैं। इसमें है एक रास्ता चकाचौंध का है,
देखिए यहाँ पे समझिए, एक रास्ता चकाचौंध का है, मृग तृष्णा शिक्षार्थी को लोभ लालच देकर अपनी तरफ दौड़ाते रहने को विवश करने को उतारू खड़ी है। बाजार के इन ललचाने वाले रास्तों पर आकर्षण है, चकाचौंध है और सम्मोहित कर देने वाले सपने हैं। तो दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे समझिए, दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है। क्या है? शिक्षा का साधना मार्ग है। और क्वेश्चन आपका क्या है कि दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है, तो पहली तरफ क्या है? तो आपका ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। और जो पहली तरफ क्या है, तो एक रास्ता चकाचौंध का है ना, तो चकाचौंध का है। और क्या है? मृग तृष्णा शिक्षार्थी को लोभ लालच देकर अपनी तरफ दौड़ाते रहने को विवश करने को उतारू खड़ी है। तो हम देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो है, क्या है? बाजार की चकाचौंध सम्मोहन और सपने। तो आपका डी ऑप्शन राइट है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा, क्योंकि इसमें देखिए डाउट वाली तो कोई बात ही नहीं होती है। जो आपका गद्यांश होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। और अगर आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ा, उसको समझ लिया, तो उसमें कोई डाउट की तो बात ही नहीं होती है ना। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाजार की नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि नहीं है बोल रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि नहीं है। हमको जो 3 ऑप्शन है जो राइट है वो हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, और जो एक रॉन्ग है वही हमारा राइट हो जाएगा। तो बाजार सुखी होने का भ्रम पैदा करना। फिर उसके बाद है, बाजार लोगों को सुख शांति देता है, बाजार लोगों को अपने आकर्षण में बांधता है, और बाजार एक दलदल की तरह है। तो इसमें हम देख लेते हैं, हम लोग देखिए सबसे पहले गद्यांश की तरफ चलते हैं। गद्यांश है, देखिए क्या है, यहाँ तक हमारा हो गया था, बाजार के ललचाने वाले रास्तों पर आकर्षण है, चकाचौंध है और सम्मोहित कर देने वाले सपने हैं। तो दूसरी तरफ शिक्षा का मार्ग है जो शांति दे सकता है। क्या दे सकता है? शांति दे सकता है और हमारे आत्मतत्व को प्रबल करता हुआ विमल विवेक दे सकता है। तो क्या क्या दे सकता है? बाजार लोगों को सुख शांति दे सकता है ना। तो बाजार लोगों को क्या दे सकता है? तो सुख शांति दे सकता है। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका बाजार लोगों को सुख शांति देता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के अनुसार लोग बाजार को चुनते हैं क्योंकि लोगों के पास धन संपत्ति की कमी है, लोग बाजार से प्रेम करते हैं, सभी लोग लालची हैं, बाजार में आकर्षण है। तो इसमें हम देख लेते हैं, गद्यांश की तरफ चलते हैं। गद्यांश में देखिए, बाजार के इन ललचाने वाले रास्तों पर आकर्षण है। क्या है? आकर्षण है। देखिए यहाँ पे आपका है, तो आपका देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में आकर्षण है। तो आपका 4 ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है, यानी कि बाजार में आकर्षण है। उसके बाद क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि लोग सांसारिक जीवन जीना पसंद करते हैं, लोग दूसरों को ठगने में आनंदित होते हैं, भौतिकवादी सोच हावी नहीं हो रही है, भौतिकवादी सोच हावी हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, गद्यांश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि भौतिक क्या है, हम समझ लेते हैं। देखिए, शिक्षा दुविधा के अजब दौराहे पर खड़ी, एक रास्ता चकाचौंध का है, मृग तृष्णा का है, शिक्षार्थी को लोभ लालच है ना, लोभ लालच अपनी तरफ दौड़ाते रहने को विवश करने को उतारू खड़ी है, बाजार के इन ललचाने वाले रास्तों पर आकर्षण है, चकाचौंध है और सम्मोहन कर देने वाले सपने हैं। दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है जो शांति दे सकता है, संतोष दे सकता है और हमारे आत्मत्व को प्रबल कर सकता है। तो गद्यांश के अनुसार यानी आधार पर कहा जा सकता है कि भौतिकवादी सोच यानी हावी हो रही है। क्या हो रही है? कि भौतिकवादी सोच हावी हो रही है,
क्योंकि जब लालच होगा, पैसे का लालच होगा, पैसे के लालच में लोग दूसरों को लूट रहे हैं और दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं, तो क्या है, तो भौतिकवादी सोच हावी हो रही है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि भौतिकवादी सोच हावी हो रही है, तो इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आकर्षण का विलोम शब्द है, तो आकर्षण का उत्कर्षण है, विकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है या संघर्षण है। तो आकर्षण का जो विलोम हो जाता है वो विकर्षण हो जाता है। और फ्रेंड्स देखिए, जो आप लोगों को हिंदी ग्रामर में अगर थोड़ा सा भी डाउट है कहीं पर या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो हमने उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है जिसमें ग्रामर जैसे कि आपका उपसर्ग हो गया, आपका अलंकार हो गया, आपकी संज्ञा हो गई, आपका सर्वनाम हो गया, ये सब चीज़ें आपको एकदम से मतलब अच्छे से समझाई गई हैं। प्लस उसमें क्या हुआ है, उसमें आपको उदाहरण सहित चीज़ों को समझाया गया है। हालांकि आप लोग स्टार्टिंग से सब चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन रिवीजन के तौर पे अगर आपको कोई चीज़ में डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमारे लिंक पर जाकर उस पर लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या यूट्यूब पर नायरा स्टडी हब करके आप उसमें यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगी। तो आप लोग उस वीडियो को देख लें। वैसे जो आपके जो जितने भी इसमें से रिलेटेड आते हैं, जैसे 2 से 3 डाले जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, आकर्षण का विलोम क्या है, तो विकर्षण, या कहीं पे उपसर्ग प्रत्यय पूछ लिए जाते हैं, या कोई उदाहरण दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने आप लोगों को अच्छे से तैयार करा दिए हैं, क्योंकि जितने भी हमने पिछले जितने भी पेपर सॉल्व कराए हैं उसमें हर तरह के क्वेश्चंस आए हैं। जैसे निपात हो गया, आपका विशेषण हो गया, आपका इस तरह से हर क्वेश्चन को सॉल्व आप लोगों ने किया है, तो अच्छे से आप लोग कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी ग्रामर अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं और आप लोगों को फिर आगे और कुछ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी ग्रामर अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मृग तृष्णा का तात्पर्य है देर से लगी हुई प्यास का एहसास, या किसी को फंसाने का षड्यंत्र, या हिरणों की प्यास का सामूहिक नाम, या दूर से ललचाने वाली वस्तु का भ्रम। तो इसमें जो आपका हो जाता है मृग तृष्णा, तो मृग तृष्णा का मतलब होता है कि दूर से ललचाने वाली वस्तु का भ्रम। अब देखिए, हर पैराग्राफ में इस तरह का क्वेश्चन भी आया है कि पैराग्राफ में से कुछ ऐसा एक वाक्य या एक शब्द ले लिया जाता है जिससे पूछा जाता है कि इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग समझ लें, और बाकी तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि आप लोग वीडियो देख लें, आप लोगों की ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि उर्दू के जो नोट्स हैं वो कैसे प्रोवाइड होंगे और आप लोगों को क्लास कैसे मिलेगी। तो आप लोग जानते होंगे कि हम उर्दू के भी क्वेश्चंस आंसर लाते हैं, उनकी भी वीडियोस लाते हैं। तो आप गूगल पर सर्च कर ले नायरा स्टडी हब से, तो यानी जो सीटेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इस तरह से तो आप लोगों को उर्दू के भी नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और आप लोगों को अगर पीडीएफ में नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां आप लोगों को फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। आज की वीडियो में भी हमने डाला है, हमने टेलीग्राम पे भी डाला है, जिसमें उर्दू के जो मानी होते हैं, मान लीजिए तरसील किसको कहते हैं, या इस तरीके से और भी चीज़ें हैं, तो उनको हिंदी में क्या कहते हैं। जब तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि सरगर्मी किसको कहते हैं, अब सरगर्मी आपने देखा एग्जाम में आ गया कि सरगर्मी किसको कहते हैं, लेकिन नहीं पता है तो आप कैसे टिक करेंगे। तो जब चीज़ें आपको पता होंगी, तो इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो डाला है, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लें, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता, कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, यह सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य, बहुभाषी कक्षा की बात हो रही है,
तो सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर देना। अब देखिए, बहुभाषिकता वाले बच्चे हैं, अब उनको अवसर ही नहीं दिया जाएगा, उनसे कहा जाएगा नहीं सब लोग एक ही भाषा में बात करें, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं ना, क्योंकि बच्चे अपनी मातृभाषा लेकर आए हैं, वो कहीं के भी हैं, मतलब अलग अलग जगहों के हैं, तो वो जो अलग अलग जगहों के हैं तो वो अपनी अपनी भाषा को लेकर आए। अब विद्यालय में क्या करेंगे? उनकी मातृभाषा को सम्मान देंगे, ना कि उनसे ये कहेंगे कि नहीं अपनी अपनी भाषा कोई नहीं बोलेगा, एक ही भाषा सब बोलेंगे। तो जब एक भाषा बोलेंगे तो उनको दिक्कत होगी, सीखने में परेशानी होगी और बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए क्या है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि कक्षा में सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन है कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। उसके बाद है भाषा प्रयोग में अतिशुद्धतावादी होना या व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना। अब जहाँ पे याद करना है वो तो आप काट ही दें उसको। व्याकरण तत्वों की सूची बनाना, अब व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य। अब आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अब उसकी सिर्फ आप सूची बना लेंगे तो क्या चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और भाषा प्रयोग में अतिशुद्धतावादी होना, तो ये भी। उसके बाद है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, तो आपका ये राइट हो जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है छपी सामग्री में समृद्ध वातावरण देकर। देखिए यहाँ पे क्या है, समृद्ध वातावरण देकर, फिर अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनाकर या स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर कर। देखिए यहाँ पे क्या है, अनुस्वार एवं अनुनासिक की बात हो रही है। अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर कैसे किया जा सकता है, तो और है क्या, अनुनासिक के नियम बताकर। अब अगर आप ही अच्छे से, यानी कि आप अगर अच्छे से बोलेंगे तो जो आपसे सीख रहे हैं वो भी तो उसी तरह से सीखेंगे ना। तो इसमें जो सबसे उचित हो जाता है वो स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके, ठीक है ना। जैसे मैं आप लोगों को कोई चीज़ बता रही हूँ और मैं ही क्लियर नहीं बता पा रही हूँ, मेरी ही लैंग्वेज ठीक नहीं है, मेरी ही ग्रामर ठीक नहीं है, तो क्या आप लोगों को वो चीज़ सही से समझ में आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि मुझे ही पाई मात्राओं का ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं पता कि छोटी की मात्रा किधर की लगती है, बड़ी की मात्रा किधर की लगती है, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी। तो सबसे पहले मुझे ज्ञान होना चाहिए, यानी हमें ज्ञान होना चाहिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊं। तो यही चीज यहाँ पे है कि स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर देंगे, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर किया जाए। क्योंकि पढ़ा तो सभी लोग लेते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे आगे आपके पास पुस्तक है, यानी कि किताब है, और उसको आप पढ़ लिए, तो ऐसे तो आप भी पढ़ सकते हो ना अपने आप से। अगर चीज़ें क्लियर ही नहीं हो रही हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं खुद चाहती हूँ कि आप लोगों को क्लियर करके चीज़ें बताऊँ विद एग्जाम्पल से, और कोशिश करती हूँ कि ट्रिक वाइज भी चीज़ें बताऊँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ट्रिक वाइज चीज़ें भी मैं लेकर आती हूँ। अभी आप लोगों के लिए वीडियो आएगा जिसमें हमने मैप के बारे में ट्रिक वाइज बताया है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक जैसे शहर, एक जैसे सब नाम होते हैं, तो उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो हमने जो वीडियो बनाई है उसमें ट्रिक वाइज चीज़ों को बताया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर मतलब देखनी है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का उसमें तैयार हो जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, आप लोगों को भी अच्छे से पता है। और वही बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन जो आ चुके हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करते हैं, यानी करेंगे। कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं,
या परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है, या बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है, या आपका है कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट हो जाता है, यानी शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करते हैं। तो आपका जो देखिए थर्ड ऑप्शन है, बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताएं कि जो बच्चों को फेल ना करने की प्रक्रिया, क्योंकि उनको बताया गया है कि आप कक्षा 1 से 8 तक पढ़े या ना पढ़े बच्चे और वो पास हो जाएंगे, तो क्या ये चीज़ सही है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि फेल होना तो अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे, जब कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, वो पढ़ेगा तो पास तो होगा ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये भी तो होना चाहिए कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। जैसे आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, तो उसमें कौन है मैन? आप हो। आप समझ रहे हो कि हमें चीज़ों को पढ़ना है, अगर थोड़ा सा भी चूके तो हमारा हो सकता है कि हम अच्छे नंबर ना ला पाएँ और हम ना पास हो पाएँ। तो यही एक डर है ना, तो इसीलिए तो आप दिन रात एक किए देते हो, क्योंकि अब जो ये टाइम है तो इसमें क्या है, हर बच्चा जिसने भी सीटेट का फॉर्म डाला है और जो सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 20 अगस्त को, तो वो कोई चैन से नहीं बैठे होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से लगे होंगे तैयारी करने में। और अभी ऐसा कुछ हो जाए कि नहीं सीटेट में सबको निकलना है, सब पास हो जाएंगे, तो क्या आप लोग पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि सभी लोग समान है, क्योंकि पढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं, पास तो सभी लोग हो जाएंगे। ठीक है, वही लोग पढ़ेंगे जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, जो सोचते हैं हमको कुछ नहीं तो नॉलेज ही मिलेगी, तो वो पढ़ेंगे। तो बस बात कहने का मतलब ये है, मैं इतना इसलिए कह रही हूँ कि अगर यहाँ पे ये चीज़ हो जाए कि बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान दिया जाए, जैसे कि ये नहीं कि बच्चों को एमवी फेल किया जाए, लेकिन अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। वैसे आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या चीज़ सही है आप लोगों के नज़रिए से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाता है, चलते हैं ऑप्शन की तरफ क्योंकि ज़्यादा हो गया कुछ। तो बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो मिश्रित वाक्य संरचना, विचारों की मौलिकता, वर्तनीगत शुद्धता या तत्सम शब्दावली। तो आपका जो इसमें राइट हो जाता है, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो विचारों की मौलिकता, ठीक है ना। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय सर्वाधिक महत्व विचारों की मौलिकता को देना चाहिए। इससे अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, सिखाने की प्रक्रिया के संबंध में आप किस कथन से सहमत हैं? तो एक कथन में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को ना सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित ही है। देखिए यहाँ पे फेल करने की बात हो रही है कि बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को न सीखने के कारण फेल करने और करके रोकना उचित ही है। जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें सीख नहीं पाते वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। और आपका जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए उन्हें फेल करके रोकने से भी ज़रूरी नहीं कि वे सीख जाएं। अब हमें बच्चों को क्या मानना है? बच्चों को यही मानना है कि वो सर्वे सर्वा हैं, और बच्चों को फेल करना तो है ही नहीं क्लास में। और दूसरी बात, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, तो ऐसा भी नहीं है। शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक है, ठीक है ना। शिक्षक मार्गदर्शक है, अगर कोई कमी देखता है तो बच्चों को राह यानी रास्ता बताता है। तो एक कथन में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। तो ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है,
कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लेखकों की रचना या विधागत विविधता होना या पाठों की संख्या सीमित होना या सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश। तो देखिए आपका जो आंसर हो जाता है यानी कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय यह महत्वपूर्ण है कि विधागत विविधता हो। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए, पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए, पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए या लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? तो पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न तो पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए, ना कि स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे पाठ्य पुस्तक की बात कर रहे हैं ना, तो पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए, लिखावट को सुंदर बनाने वाले होने चाहिए। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, यानी पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए जो प्रश्न है। तो आपके पाठ ही के तो अकॉर्डिंग होंगे ना जो क्वेश्चन होंगे, बस यही चीज यहाँ पे बताई गई है। और संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? तो विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना, विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ाना, विविध शब्दों की सूची याद करवाना। अब याद कराना तो ये आपका यहाँ पे ऐसे ही कट गया, ठीक है ना। उसके बाद व्याकरण की विधि पुस्तकें पढ़ाना, तो ये भी आपका कट गया। उसके बाद आपका हो जाता है विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना, तो आपका ये भी गलत हो जाता है। और आपका जो सही हो जाता है विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, यानी कि संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? तो विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसे याद किए होते हैं। इसका कारण हो सकता है उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं इसलिए वो ऐसा कर रही है, या उसकी विचार प्रक्रिया अवस्थित है, या उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। अगर तेज होती तो ऐसा कैसे करती? क्योंकि तेज होती तो कुछ भी कर सकती थी, अच्छे से अच्छा कर सकती थी, है ना। देखिए उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। तो जी हाँ, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है, तभी तो वो जितना याद करती है वही लिख पाती है, इसके अलावा कुछ नहीं लिख पाती है। तो उसमें क्या है? कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव होता है। कुछ बच्चे ऐसे देखे जाते हैं जो जितना रटते हैं, जितना याद करते हैं, वही चीज़ें उनको याद रहती है। मैं बताऊँ, मेरी एक फ्रेंड थी ऐसी, तो मेरे साथ हाई स्कूल में थी। तो वो क्या करती थी, पढ़ने में कैसी थी? अच्छी थी, मान के चलो अच्छी थी, बहुत रटती थी, लेकिन रटती ही थी, पूरे लॉन्ग आंसर वो सुना डालती थी। मैडम जब वो सुनती थी क्वेश्चन तो वो पूरे क्वेश्चन सुना डालते थे, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में बैठी तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा सा घुमा कर आते हैं ना, तो वो नहीं लिख पाई। क्योंकि वही अगर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आता तो वो कर लेती, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं आया था, थोड़ा सा फेरबदल होता है ना क्वेश्चन में। तो कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन अलग से आ गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन अलग से नहीं आते। आप उसके क्वेश्चन को कायदे से पढ़ें तो उनमें भी ऐसी ही चीज़ थी, ऐसी ही चीज़ पाई गई थी। तो वो फिर क्या हुआ था, क्योंकि उनको याद बहुत ज़्यादा था, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो पढ़ाई में ठीक ठाक थी, सब कुछ था, लेकिन उनमें भी कल्पनाशीलता थी वो कम थी। उसका मतलब वो उसके गुण का अभाव था, इसलिए जो है वो ऐसा नहीं कर पाई थी, और लास्ट में क्या हुआ था कि वो फेल हो गए थे। चलते हैं, खैर बातें बहुत हो गई, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है? तो उसमें है जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, जिनकी मातृभाषा सरल है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या ये है कि किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
तो जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए हिंदी भाषा सीखने में कठिनाई के लिए बोल रहे हैं, तो जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है तो उनको तो कठिनाई होगी ना। तो बस यहीं पे आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर सुनाइए जंगल धरती। उसके बाद आपका हो गया, नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर सुनाइए मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। फिर नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए, तितली चूहा, फेरी वाले की आवाज़ें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। तो बच्चों को भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक होगा, तो आपका डी ऑप्शन होगा। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें तो क्या हैं कि नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर सुनाइए, तो जो बुक में लिखा है वही बच्चे सुनाएंगे। फिर है मुझे यानी नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर सुनाइए मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है, तो जो चीज़ लिखी है वही बच्चे सुना रहे हैं। लेकिन सबसे राइट आंसर क्या होगा कि बच्चों ने क्या किया, जो फेरी वाले हैं उनकी आवाज़ सुनी, अब उसी तरीके से बच्चे अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे खुद करके सीख रहे हैं, अपनी तर्क शक्ति लगा रहे हैं, तो ये आपका आंसर राइट हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो चलती हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। अब यहाँ पे देखिए आपका प्रभावित नहीं करती यानी कि जो भाषाई कुशलताएं हैं तो क्या वो प्रभावित नहीं करती हैं, तो आपका देखिए ये आपका रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि एक दूसरे से संबंध है, तो होता है एक दूसरे से बढ़कर है, तो कोई बढ़कर नहीं है, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कोई किसी से कम नहीं है। वही कहते नहीं कि कोई किसी से कम नहीं है, बस यहाँ पे वही चीज़ है कि एक दूसरे से संबद्ध है, एक दूसरे से बढ़कर है, तो ये भी गलत है, एक दूसरे से अलग है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है, और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, तो ऐसा तो है ही नहीं। तो इस अकॉर्डिंग एक दूसरे से संबद्ध है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, भाषा का प्रमुख प्रकार है लेखन दक्षता, प्रतिवेदन लेखन, भाषण देना, संप्रेषण करना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी भाषा का प्रमुख प्रकार है तो संप्रेषण करना। क्यों है इसको भी समझ लेते हैं। संप्रेषण करना, भाषा का प्रमुख प्रकार संप्रेषण करना है। संप्रेषण के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे तक अपनी बात पहुंचाता है, ठीक है ना। तो जो संप्रेषण करना होता है वो भाषा का प्रमुख प्रकार होता है, यानी कि जब हम अपनी बात को दूसरों तक बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो तो सबसे प्रमुख हो ही जाएगा। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताए, पाठ के मूल भाव पर बातचीत करे, पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उनका अर्थ बताए, पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाए। तो इसमें जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है पाठ के मूल भाव पर बातचीत करना, क्योंकि जो पाठ आपने पढ़ा है उसके मूल भाव पे बातचीत करें। जैसे कि कोई भी लेसन हो गया कि ये चीज़ ऐसे थी, इस चीज़ से हमको ये जानकारी मिलती है, ये शिक्षा मिलती है, तो इस तरह से आप मूल भाव पर बातचीत करें, ना कि पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में। पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखने, वही वाली बात हो गई कि श्यामपट्ट पर लिख दिया और बच्चों ने उतार लिया, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। और आपका पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाएं, तो वही चीज़ फिर हो गई कि जो रचनाकार है उनका आपने परिचय लिखवा दिया, बच्चों को क्या आया, बच्चों को आपने कैसे समझाया, एक्टिविटी करके समझाई, वो चीज़ें यहाँ पे मायने रखती हैं ना। तो जो पाठ में मूल भाव पर बातचीत जब आप करेंगे तो बच्चे अच्छे से समझेंगे। तो यही आप लोगों के लिए सही हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद आपका है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 23 से 30 के सही सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो इसमें आपका हो जाता है, मेरे मकान के आगे चौराहे पर ढाबे के आगे फुटपाथ पर खाना खाने वाले लोग बैठते हैं। रिक्शे वाले, मजदूर, फेरी वाले, कबाड़ी वाले
आना जाना लगा ही रहता है। देखिए जो ये चीज़ बता रहे हैं तो ये चीज़ सही है, क्योंकि आप दिल्ली वगैरह में जाएं तो मैं दिल्ली गई थी तो वहाँ जामा मस्जिद के पास, तो उधर जो होटल थे वहाँ पे इस तरह के लोग, बहुत सारे लोग बैठे थे। जब मैं पहली बार गई तो मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ पे सब लोग क्यों बैठे हैं, लेकिन वहाँ पे सब लोग खाना खाने के लिए बैठे थे। ठीक है ना, तो आप लोग कभी जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग आप लोगों को मिल जाएंगे जो होटल के पास में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, कोई बिल्डिंग बनी होती है उसके छांव में बैठे होते हैं, तो इस तरह के लोग मिलते हैं। तो क्या है, लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता, लोग सड़क पर गंदा फैला रहे हैं और आप इसे बर्दाश्त कर रहे हैं, इनके कारण परे मोहल्ले की आबोहवा खराब हो रही है। और इसमें मैं उनकी बातों को हल्के में ही लेता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ जो लोग जुटते हैं वे गरीब लोग होते हैं, अपने काम धाम के बीच रोटी खाने वाले, खाने चले आते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आमतौर पर बिहार से आए गरीब ईमानदार लोग हैं जो हमारे इस परिसर के स्थायी सदस्य हो गए हैं। ये उन अपशिष्ट अमीरों में से भिन्न है जो साधारण सी बात पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। लोगों के पास पैसा तो आ गया पर धनी होने का शऊर नहीं आया। यहाँ पे क्या बताया गया है कि देखिए लोगों के पास पैसा तो आ गया, कुछ लोग होते हैं, मैं सबके बारे में नहीं बता रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए तौर से पैसा पाते हैं, जो नए तौर से अमीर होते हैं, तो उनमें क्या होता है, इतना गुरूर होता है, इतना घमंड होता है, वो किसी को अपने बराबर समझते ही नहीं। लेकिन जो पुराने अमीर होते हैं, कहते नहीं कि जो पहले से पुश्तैनी अमीर होते हैं, तो उनमें आप ऐसा भाव नहीं देखेंगे। उनका एक सादा लिबास होगा, सादा खान पान होगा, ज़्यादा वो दिखावटी नहीं करते हैं कोई चीज़ की हम ऐसी पोशाक पहने कि लोग देखें हमको। लेकिन जो नए तरीके से अमीर होते हैं उनमें ऐसी भावना पाई जाती है। मैं देखिए सभी लोगों को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम गरीब हैं कोई भी मतलब, तो उनको इतना स्ट्रगल करना चाहिए कि गरीबी को ख़त्म करके और अपने परिवार को और अच्छे सुख सुविधाएं दे सकें, लेकिन घमंड नहीं आना चाहिए, गुरूर नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, बाकी कुछ लोगों में आ जाता है। और देखिए अधजल गगरी छलकत जाए, क्योंकि उनको तो आधा ज्ञान है, यानी अभी पैसा मिला है ना, उन्होंने कभी पैसे का जायका ही नहीं देखा था, अब मिल गया तो वो बस अधजल गगरी छलकत जाए जैसा भाव हो गया कि तर्ज पर इनमें दिखावे की भावना उबाल खाती है। देखिए वही चीज़ आ गई कि दिखावा बहुत करते हैं कि ब्रांडेड कपड़े मैं पहनती हूँ, या ब्रांडेड शूज़ पहनती हूँ, ब्रांडेड शॉक्स पहनती हूँ। इस तरीके से आपने बातें सुनी होगी और आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे होंगे। असल में यह ढाबा हमें भी अपने माहौल से जोड़ता है। मैं लेखक हूँ तो क्या हुआ, गांव के एक सामान्य घर से आया हुआ व्यक्ति हूँ। बचपन में गांव घरों की गरीबी देखी और भोगी भी है। खेतों की मिट्टी में रमा हूँ, वह मुझ में रमी है। आज भी उस मिट्टी को झाड़ झूड़ कर भले ही शहरी बनने की कोशिश करता हूँ, बन नहीं पाता। वह मिट्टी से चाहे न दिखाई दे, अपनी महक और रस्मियता से वह मेरे भीतर बसी हुई है, इसलिए मुझे मिट्टी से जुड़े ये तमाम लोग भाते हैं। इस दुनिया में कहाँ सुनी होती है, हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता। दूसरे तीसरे दिन ही परस्पर हंसते बतियाते और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते दिखाई पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लेखक बता रहा है कि लड़ाई झगड़े तो होते हैं, एक पास रहते हैं हम तो थोड़ी सी कहते नहीं कि बातचीत हो जाती है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन क्या कर लेना चाहिए, जब गुस्सा ठंडा हो तो दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भाव नहीं बना के रखना चाहिए कि जन्म जन्मांतर के लिए ये हमारा दुश्मन हो गया, जन्म जन्मांतर के लिए ये लड़की हमारी दुश्मन हो गई, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे यही जो लेखक है वो बता रहे हैं। और क्या है, ये कभी ना कभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं, लेकिन कभी इनकी प्रतीति नहीं होती कि ये लड़ चुके हैं। कल के गुस्से को अगले दिन धूल की तरह झाड़ कर फेंक देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लोग लेखक से क्यों पूछते हैं, क्या उनको बुरा नहीं लगता? वे गंदे लोग हैं, वे लोग आसपास गंदगी बिखेर देते हैं, वे लेखक से रुष्ट रहते हैं, उन्हें गरीबों से मेलजोल पसंद है। तो हम देख लेते हैं इसका जो आंसर हो जाता है वो हम देखते हैं। गद्यांश की तरफ चलते हैं। मैं देखिए यहाँ पे है आपका यहाँ पे
मेरे मकान के आगे चौराहे पर, ढाबे के आगे फुटपाथ पर खाना खाने लोग बैठते हैं। रिक्शे वाले, मजदूर, फेरी वाले, कबाड़ी वाले, आना जाना लगा ही रहता है। लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता, लोग सड़क पर गंदा फैला रहे हैं, आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, इनके कारण पर मोहल्ले की आबो हवा खराब हो रही है। मैं उनकी बातों को हल्के में ले लेता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ जो लोग जुटते हैं वे गरीब लोग होते हैं, अपने काम धाम के बीच रोटी खाने चले आते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आमतौर पर बिहार से आए यानी गरीब ईमानदार लोग हैं। कैसे गरीब ईमानदार लोग हैं? तो क्या है, लेखक जो है यानी गद्यांश के अनुसार जो लोग लेखक से पूछते हैं कि क्या आपको बुरा नहीं लगता, उन्हें गरीबों से मेलजोल पसंद नहीं। तो ये राइट आंसर हो जाता है कि उन्हें गरीबों से मेलजोल पसंद नहीं। जो उनसे पूछ रहे हैं लोग, उनके बारे में ये चीज़ बताई गई है कि लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि क्या आपको बुरा नहीं लगता, उन्हें गरीबी से मेलजोल पसंद नहीं, गरीबों से मेलजोल पसंद नहीं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, हम इसका फिर से रिप्लाई देंगे, फिर से हम आप लोगों को चीज़ें समझाएंगे, ठीक है ना। लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में लेता है क्योंकि जुटने वाले गरीब और ईमानदार हैं। क्या है? और शिकायत करना लोगों की आदत होती है या किसी बात की गंभीरता से नहीं लेता, उन्हें लेखक जानता पहचानता है। तो हम देख लेते हैं, गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे आप देख लें, मैं उनकी बातों को हल्के में ही लेता, मुझे पता है यहाँ के लोग जुटते हैं, गरीब लोग होते हैं, अपने काम धाम के बीच रोटी खाने चले आते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आमतौर पर बिहार से आए गरीब ईमानदार लोग। कौन है? गरीब ईमानदार लोग। तो जो आपके ऑप्शन यानी कि 24 जो हो जाता है क्वेश्चन है, उसका जो आंसर हो जाता है जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देते हैं? तो अमीर किंतु असभ्य लोग, लेखक के परिचित लोग, अशिष्ट रेहड़ी पटरी वाले और गांव से आए गरीब मजदूर। तो इसमें भी हम देख लेते हैं, साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देता है। आप देख लें, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन फिर से हम पैराग्राफ से ही आप लोगों को बता देते हैं कि साधारण बात पर कौन, जो साधारण सी बात पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। लोगों के पास पैसा तो आ गया पर धनी होने का शऊर नहीं आया। शऊर मतलब क्या होता है कि उनको तहजीब नहीं आई, उनको अक्ल नहीं आई, उनको क्या नहीं हुआ कि अमीर होने का, उनको पैसा तो मिल गया लेकिन उनको तरीके नहीं आए। शऊर मतलब तरीके नहीं आए, ठीक है ना। तो शऊर नहीं आया। अधजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर इनमें दिखावे की भावना उबाल खाती है। तो जो वो लोग हैं वो अमीर किंतु असभ्य लोग हैं। कौन है? अमीर किंतु असभ्य लोग हैं। तो आपका हो जाता है ए ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आएगा? रेखाचित्र, कहानी, जीवनी, स्मरण। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो आपका आएगा वो आपका आएगा रेखा चित्र में। किस में आएगा? तो रेखा चित्र में। और इसको समझ लेते हैं कि जो गद्यांश साहित्य की रेखा चित्र विधा के अंतर्गत क्या आएगा? तो रेखा चित्र किसी वस्तु, क्या? तो किसी वस्तु या घटना, क्या? या घटना या व्यक्ति, क्या? या व्यक्ति या भाव का कम से कम शब्दों में मम्र स्पर्शी भावपूर्ण एवं सजीव अंकन होता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको रेखा चित्र कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है वो रेखा चित्र हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, गांठ बांधना का अर्थ है क्रोध करना, संभाल कर रखना, गांठ लगाना या मन में रखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, कहता नहीं कोई बात होगी तो इसे गांठ में बांध के रखना, तो उसको गांठ में नहीं बांधी जाती है, ये तो कहावत होती है। तो मन में रखना मतलब गांठ में बांध के रख लेना, मतलब मन में रखना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन, मन में रखना कोई चीज, है ना। फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो आज की इस सीरीज का देखिए लास्ट सेकंड अभी तो नहीं आया है, 28 नंबर का है क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं कि इस दुनिया में
कहा सुनी होती है इस दुनिया का संकेत है, अमीर किंतु अपशिष्ट लोग, गांव से शहर आ बसे गरीब, शहर से गांव या बसे मजदूरों की दुनिया, या लेखक को उकसाने वाला पड़ोसी। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है तो वो गांव से शहर आ बसे गरीब, उनके बारे में बात हो रही है ना। तो आपका ये राइट आंसर हो जाता है। यानी कि देख लेते हैं, पैराग्राफ में भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपका है, पढ़ते हैं इसको हम लोग, कि मैं उनकी बातों को हल्के में लेता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ जो लोग जुटते हैं वे गरीब लोग होते हैं, अपने काम धाम के बीच रोटी खाने चले आते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आमतौर पर बिहार से आए गरीब ईमानदार लोग हैं जो हमारे इस परिसर के स्थायी सदस्य हो गए हैं। वे उन अपशिष्ट अमीरों से भिन्न हैं जो साधारण सी बात पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। लोगों के पास पैसा तो आ गया है पर धनी होने का शऊर नहीं आया। अधजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर इनमें दिखावे की भावना उबाल खाती है। ठीक है ना। तो किसके बारे में बात हो रही है? जो गांव से शहर आ बसे गरीब लोग हैं उनके बारे में ही तो बात हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, अधजल गगरी छलकत जाए किसके संदर्भ में कहा गया है? अमीर बन गए असभ्य लोगों के। देखिए अभी पढ़ा कि जो अमीर लोग हो गए हैं लेकिन उनमें सभ्यता नहीं आई है, तो बस यही आपका आंसर हो गया कि अमीर बन गए असभ्य लोग। उसके बाद क्वेश्चन है, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, धूल की तरह झाड़कर फेंक देना का आशय है। सफाई से रहना, छोटों की अपेक्षा करना यानी उपेक्षा करना, दूसरों को दे देना या पूरी तरह भुला देना। धूल की तरह झाड़ देना, तो धूल की तरह झाड़ देना यानी कि पूरी तरह भुला देना। तो यही राइट आंसर हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक आप लोगों को ये जो आप लोगों को पेपर सॉल्व कराया गया कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस लाती हूँ वो आप लोगों के लिए यानी आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। वही क्वेश्चंस लाती हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप लोग अच्छे से जानते हो सीटेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो आप लोगों ने अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।